11 अप्रैल 2025 की ये बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 50वें दौरे पर आ रहे थे और इसके लिए तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका हवाई जहाज उतरता है तो सबसे पहले 3 ऑफिसर होते हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। एक होते हैं डिविजनल कमिश्नर आईएएस कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर आईपीएस मोहित अग्रवाल, जिला अधिकारी एस राजलिंगम। प्रधानमंत्री जी उनके पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के जुबान से एक ही बात निकलती है कि वो 19 साल की स्टूडेंट कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है, आखिरकार हुआ क्या था उसके साथ। जैसे ही तीनों ऑफिसरों ने, 2 आईएएस होते हैं, एक आईपीएस अधिकारी होता है, तीनों ने ये बात सुनी तो उनकी सांसें अटक जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये बात ही इतनी बड़ी हो गई है कि प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, बात बड़ी ही थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की। छोटी सी बात में थोड़ी सी देर में बताने की कोशिश की जाती है कि हाँ साहब, अब उस लड़की की तबीयत ठीक है। दरअसल उस लड़की के साथ जो होता है वो बहुत भयानक होता है, जिसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो सकता है। दरअसल उस लड़की के साथ लगभग 6 दिनों तक 144 घंटे तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 6 कैफे होते हैं और 3 होटल, अलग अलग जगहों पर 23 से ज़्यादा लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब इस बात की भनक मीडिया को पहुंचती है, मीडिया मामला हाईलाइट कर देता है, पुलिस की आंखें खुलती हैं और तब जाकर पता चलता है लोगों को कि आखिरकार बनारस में हुआ क्या है। उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद यह भी पता चलता है कि उस लड़की को एक गंभीर बीमारी भी पाई जाती है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 23 लोगों ने जो उसके साथ किया है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है, रुलाने वाला है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस का एक थाना लगता है लालपुर पांडेपुर। दरअसल यहां से एक व्यक्ति जो कि खजूरी का निवासी होता है और पेशे से एक ड्राइवर है, उसके पास फ़ोन पहुंचता है 4 अप्रैल 2025 को। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमें मिल गई है, एक काम करो आप थाने पे आ जाओ और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ। जैसे ही उस पिता को ये बात पता चलती है, पिता अपनी पत्नी के साथ दौड़ता हुआ, रोते हुआ, बिलखता हुआ थाने पहुँच जाता है और थाने जाने के बाद अपनी ही बेटी को एक कमरे में देखता है। उसके पास में जो लेडी कांस्टेबल हैं वो भी बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लड़की बेसुध हालत में है। उसको ये नहीं पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके साथ कौन बात कर रहा है कौन बात नहीं कर रहा है। पिता सामने खड़े हुए थे और लड़की को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उसके पापा उसके सामने खड़े हुए हैं। बार बार अपनी बेटी को पुचकारते हुए कहते हैं कि बेटा तो ठीक है, लेकिन बेटी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब माँ ने अपने सीने से लगाया, उसको पुचकारा, उसको दुलारा, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लड़की वो ऐसे देख रही थी कि जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति उससे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि इसे घर लेके जाओ, आराम कराओ और उसके बाद फिर बात करते हैं, और बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। माँ और बाप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता है कि आखिरकार बेटी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे ही खजूरी इलाके में वो अपनी बेटी को अपने घर पर लेके जाते हैं, उस बेटी को 48 घंटे के बाद ये पता चलता है कि आखिरकार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की को कुछ बातें याद आ रही थीं, और जो भी पुरुषों को देखती थी, चाहे वो उसका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो, जैसे उन्हें देखती थी उसकी सांसें उखड़ने लगती थी, डरने लगती थी। माँ ने कहा कि अब यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आएगा, पुरुष नहीं आएगा, सिर्फ मेरी बेटी के पास लड़कियाँ या औरतें, महिलाएं ही आ सकती हैं, पुरुष कोई नहीं आएगा। अपनी बेटी को पुचकारती है, दुलारती है, सीने से लगाती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो। दरअसल वो नशे की हालत में थी और नशा कुछ ज़्यादा ही इसको दिया गया था, ऐसा महसूस हो रहा था उसको देखकर। वो रोते हुए कहती है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं जिन्होंने उसको नशे की लत लगा दी, नशे की आदत लगा दी। माँ मैं क्या करूँ। माँ ने पुचकारते हुए पूछा कि परेशान मत हो, जो भी बात है मुझे बताओ। दरअसल ये लड़की 29 मार्च 2025 को अपने घर से निकलती है। ये कहती है कि वो सहेली के पास जा रही है, सहेली के पास जाने के बाद बाजार जाएगी, बाजार से कुछ किताबें खरीद के लेके आएगी, 2-4 घंटे में आ जाऊंगी, ज़्यादा परेशान मत होना। माँ बाप को जितना बताया गया था, बेटी ने जब जैसे ही जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक जब बेटी वापस लौट कर नहीं आती है तो माँ की परेशानी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। वो अपने पति से कहती है कि देखो बेटी अभी तक नहीं आई है, बाजार गई थी, कह रही थी सहेली के पास जाऊंगी, उसके बाद फिर वहाँ से वापस लौट कर नहीं आती है। फ़ोन किया जाता है तो लड़की का नंबर बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। आप संपर्क करें तो कैसे करें।
परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन। वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारी लड़की है, 19 साल के आसपास उसकी उम्र है, अभी वो ग्रेजुएट कर रही है, हालांकि पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में जाना चाहती है, हम उसका वहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं, हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए, उसका पता लगा दीजिए। लेकिन जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों ने उसका हुलिया वगैरह उसके बारे में जानकारी जुटाई, कहा कि परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। वो लड़की घर से 29 मार्च को निकली थी, लेकिन 29 मार्च को वापस नहीं आती है, 30 मार्च को नहीं आती है, 31 मार्च को नहीं आती है, 1 अप्रैल बीत जाता है, 2 अप्रैल बीत जाता है, 3 अप्रैल बीत जाता है, 4 अप्रैल को पुलिस का ही फ़ोन पहुंचता है, आपकी बेटी आ गई है, आकर इसे ले जाओ। बेटी ने जो अपने माँ बाप को कहानी सुनाई थी वो वाकई बहुत भयानक होती है। वो बताती है कि जैसे वो घर से निकलती है, कुछ दूर चलने के बाद राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसे मिल जाता है। उस लड़के ने उसको नशीला पदार्थ खिलाया पिलाया, इसके बाद उसे एक कमरे में लेके जाता है, अपने ही एक दोस्त के साथ उसके साथ पूरी रात बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। दिन निकलता है, जो कि लंका स्थित एक कैफे होता है, वहां पर लेके जाता है। वहां ले जाने के बाद उसके साथ रात भर गंदा काम करता रहता है, एक और उसका साथ देता है। यहाँ से उसे छोड़ देता है, लड़की यहाँ से निकल जाती है, लेकिन नशे की हालत में थी, बेसुध जैसी स्थिति में थी। अगला दिन 30 मार्च आता है और समीर नाम का उसे एक लड़का मिल जाता है, जो उसका दोस्त भी बताया जाता है। दरअसल वो अपने एक दोस्त के साथ उसे बाइक पे बिठाता है, बाइक पे बिठाने के बाद सीधा हाईवे की तरफ लेके जाता है। वहाँ उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं दोनों मिलने के बाद। और बाद में जब उनका जी भर जाता है तो जी भरने के बाद नदेसर एक जगह लगती है, वहां पर जाकर छोड़ देते हैं। लड़की की हालत सही नहीं थी, बेसुध जैसी स्थिति में थी। अब ये अगली तारीख आ जाती है, तारीख 31 मार्च की ये बात है। आयुष नाम का एक लड़का मिल जाता है और आयुष नाम का लड़का उसको मलधैया एक सिगरा जगह लगती है, वहाँ पर एक कैफ़े होता है जिसका नाम कॉन्टिनेंटल कैफ़े होता है, वहाँ लेकर जाता है। लड़की को पहले तो नशा दिया जाता है, क्योंकि वो नशे की तो आदी हो चुकी थी, चाहे खाना मिले ना मिले लेकिन नशा मिल जाए तो वो ठीक रहे। अब उसके बाद उसे नशा दे दिया जाता है। यहाँ आयुष के साथ और कई सारे लड़के होते हैं, जिसमें सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इन लोगों ने उसको बारी बारी से पूरी रात उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके रोने की, उसके बिलखने की, उसके परेशान होने की आवाज़ें इन लोगों के कानों तक नहीं गूंज रही थी। उनके पास सिर्फ उनको दिखाई दे रहा था तो वो लड़की दिखाई दे रही थी, और उन हवश के दरिंदों ने उसके साथ गंदा काम किया और उसको यहाँ से जाने दिया। कहा कि ये बात अगर किसी को पता चली, देख लेना इसका अंजाम बहुत ही ख़राब होगा, भयानक होगा। लड़की यहाँ से निकलती है, रास्ते में उसको 1 अप्रैल की बात है, साजिद मिल जाता है। साजिद कहता है उस लड़की को देखकर कि मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ बैठो। उस लड़की को गर्ल्स हॉस्टल तो छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि एक होटल में लेके जाते हैं। वहाँ जाकर 3 अलग अलग लोग उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। लड़की परेशान थी, क्योंकि जहाँ भी वो जाती थी, खाने से पहले वो उसको ज़रूरत होती थी नशे की, और नशे का लोगों ने फ़ायदा उठाया और इसी बात पर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते रहे। वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन पर कोई असर पड़ नहीं रहा था। यहाँ से एक जगह लगती है औरंगाबाद, उसका एक गोदाम लगता है, वहाँ पर अमन और एक लड़का और होता है। उन दोनों ने भी उसके साथ मुंह काला किया, गंदा काम किया, लेकिन वो उस लड़की की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती, वो विरोध करने की स्थिति में थी नहीं, बेसुध जैसी हालत में थी। उसे ये जरूर दिख रहा था कि कोई ना कोई है जो गलत काम कर रहा है। उसको कुछ चेहरे ऐसे थे जो पहचाने हुए थे। उसके बाद यहाँ से वो निकलती है, कुछ आगे चलती है तो उसके बाद उसको इमरान मिल जाता है। इमरान ने भी उसको नशीला पदार्थ दिया, और जैसे ही उसने उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की तो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इमरान कहता है कि चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो यहाँ से सिगरा के पास में ही IP मॉल लगता है, वहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आ जाती है और वो किसी तरीके से चलते चलते जो ये IP मॉल के पास पहुँची ही थी। 2 अप्रैल को IP मॉल से राज खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको हुकुलगंज में लेके जाता है और एक घर की छत पर ले जाने के बाद उसके साथ वहाँ भी वैसा ही गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। चाउमीन में उसे नशीला पदार्थ मिलाया जाता है और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उसको दे दी जाता है। अब यहाँ से वो जाने की बात करने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लड़की को वो ले जाकर 80 घाट पर छोड़ देते हैं और 80 घाट पर जाकर वो लड़की वहाँ इधर उधर घूमती रहती है, टहलती रहती है। और 3 अप्रैल को दानिश नाम का एक लड़का अपने साथ लेके चला जाता है, और जहाँ पर सोहेल, शोएब और कुछ अन्य लड़कों ने उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया, साथ ही नशीला पदार्थ भी दिया। और नशीला पदार्थ देने के बाद जब इनका जी भर जाता है तो इस लड़की को चौक घाट पर छोड़ देते हैं। चौक घाट पर छोड़ने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, ये सोच कर के ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। लड़की वैसे बेसुध है, किसी से क्या बता पाएगी।
लेकिन लड़की को पुलिस वाले ढूंढ तो रहे थे, लेकिन उतनी शिद्दत, उतनी ताकत के साथ, उतने ईमानदारी के साथ शायद नहीं ढूंढ रहे थे जितनी ईमानदारी के साथ ढूंढना चाहिए था। लड़की को परिवार के हवाले कर देते हैं, परिवार वालों को लड़की कहानी सुनाती है, और जो उसके साथ बीती हुई बात थी वो जब सुनाई जाती है तब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सीधे पहुंच जाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में। जाने के बाद कहते हैं कि साहब 6 अप्रैल 2025 को हमारी बेटी के साथ तो बहुत ही गंदा घिनौना काम हुआ है, आप इसमें FIR दर्ज कर लीजिए। पुलिस वालों ने मामले को शुरुआत में टालने की कोशिश की थी, लेकिन मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, मीडिया ने इस मामले को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, तब जाके पुलिस की नींद टूट जाती है और मां की शिकायत के आधार पर 7 अप्रैल 2025 को आखिरकार 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें 12 तो अज्ञात होते हैं, 12 नामजद होते हैं और 11 अज्ञात होते हैं। पुलिस ने अब ताबड़तोड़ दबिशन देना शुरू किया। जैसे जैसे मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने आखिरकार जब 12 नामजद को पकड़ा, गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उनके मोबाइलों को कब्जे में लिया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो ये भी पता चला कि ज़्यादातर को नशे की लत लगी हुई है। लेकिन इससे सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात एक ही थी, और वो थी कि इन 12 जो लोग थे जो पकड़े जाते हैं, उन 12 के 12 के मोबाइलों में गंदी गंदी वीडियो थी, लगभग 540 लड़कियों की। कोई नंगी लड़की खड़ी हुई है तो किसी का वीडियो बना हुआ है। 100 लड़कियां तो इसमें ऐसी लड़कियों के फोटो वीडियो ऐसे थे जो खुद स्वेच्छा से अपने फोटोग्राफ्स करवा रही थी, बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना उसके, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, और वो अपने आप के अपनी जिस्म की नुमाइश जैसे कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि इन वीडियो का, इन फोटों का इस्तेमाल तो कस्टमर को दिखाने के लिए, उनको रिझाने के लिए किया जा रहा है। अब पुलिस ने इस मामले की और जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तो पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे काल चक्र का जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम है अनमोल गुप्ता, जो कि शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बसही में एक कॉलोनी लगती है, अशोकपुरम कॉलोनी, वहाँ का वो निवासी होता है। जब उसकी हिस्ट्री, उसकी इतिहास खंगालने की जब कोशिश की जा रही थी, पता चलता है कि वो साल 2018 में चाउमीन का ठेला लगाया करता था। गरीब स्थिति में होता है और चाउमीन का ठेला लगाते लगाते वो उसका अपने कारोबार जब बढ़ने लगता है, तो साल 2020 में सोनिया पोखरा के पास उसने एक छोटी सी दुकान खोली फास्ट फूड की, जिसमें बर्गर, चाउमीन, रोल, इस तरह का सामान दिया करता था। काम उसका बढ़ने लगा, तो उसके बाद उसने स्मिथ स्कूल के पास एक और दुकान खोली, और वहाँ से वो और आगे बढ़ता है। सिगरा में उसने कॉन्टिनेंटल कैफ़े खोल लिया। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल कैफ़े में वो जो उसके पास वेटर होते थे, शुरुआत में लड़के वेटर होते थे, बाद में लड़कियों की भी डिमांड बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर शराब परोसी जाती थी, यहाँ पर हुक्का परोसा जाता था। जो भी कोई ग्राहक आता था, कस्टमर आता था, वो डिमांड करता था कि लड़कियों को बुलवाओ, लड़कियों से हुक्का परोसवाओ, लड़कियों से शराब दिलवाइए। लड़कियों को अच्छी कीमत पर बुलाया जाने लगा, लड़कियां यहाँ पर आने लगीं। अब लड़कियों को देखकर और लड़कियां भी यहाँ पर आने लगीं। अब उन लड़कियों को नशे की लत लग जाती है। अब कई लड़कियां ऐसी होती थीं जिनके पास अपने पैसे नहीं होते थे, लेकिन नशा करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। तब उन्होंने एक ऑफर दिया, जिसका मेन ओनर होता है, मालिक होता है अनमोल गुप्ता, बाप का नाम शरद गुप्ता होता है। उसने ऑफर दिया कि कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को नशा करना है तो कर सकता है, बिना पैसे के, बिल्कुल फ्री, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फ्री नशा उसको ही मिलेगा जो किसी ग्राहक के, किसी कस्टमर के साथ जाने को तैयार हो जाएगी, उसके साथ वक्त बिताएगी, जैसा वो कहता है उसके साथ करने को तैयार हो जाएगी। कई लड़कियां तैयार हो जाती हैं। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर अनमोल गुप्ता को लगता है कि ये तो कारोबार बहुत अच्छा है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसी हिसाब से फिर 5 लड़के तैयार किए जाते हैं, 5 के बढ़ाकर फिर 15 हो जाते हैं। उन्हें एक तरह से पार्टनर बना लिया जाता है, एजेंट बना लिया जाता है। उनका काम था कि लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको यहाँ तक लेके आएँ। लड़कियां जो यहाँ आएंगी तो नशे की आदी हो जाएंगी, नशा उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। जैसे ही नशा मांगेंगी, उनसे कह दिया जाएगा कि आपको कुछ फोटोग्राफ्स कराने हैं, नंगी तस्वीरें करवानी हैं, किसी ग्राहक को रिझाने के लिए काम करना है, सेक्स कराना है। एक तरह से ये सेक्स का धंधा शुरू हो जाता है और अनमोल इसमें पारंगत हासिल कर लेता है। 15 लड़कों के साथ मिलकर ये जब इस तरह का काम कर रहा था, तो ऐसे करते करते संख्या बढ़ने लगती है। यही कारण है कि 540 लड़कियों की नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियो होती हैं, जिसमें 100 लड़कियां ऐसी होती हैं जो स्वेच्छा से अपने फोटोग्राफ्स कराने को तैयार थीं, कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यही फोटोग्राफ्स भेजे जा रहे थे यूपी, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऐसे जगह पर भेजे जा रहे थे। जब पुलिस ने ये इनका हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की, इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि यूपी सहित 6 ऐसे राज्य निकलते हैं जहां के कस्टमरों को ये भेजे जा रहे थे उनकी लोकेशन के हिसाब से। हालांकि ये दायरा अभी 23 का नहीं बल्कि और ज़्यादा का बढ़ सकता है।
पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खजूरी की रहने वाली वो लड़की जिसका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में कुछ मुकाम हासिल करे, देश का नाम रोशन करे, वहाँ के लिए मेडल लेके आए, लेकिन उस लड़की को 4 उसके साथियों दोस्तों ने नशे की ऐसी आदत लगाई कि उस लड़की को नशे की चक्कर में आकर उसको एक तरह से सेक्स रैकेट की चक्कर में आ जाती है और उसके साथ लगातार गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था। जब उसने कहानी अपने माँ बाप को बताई, उसके बाद कहानी पुलिस तक पहुंची। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसमें अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे भी बेनकाब होने की सामने आ सकती है बातें। साथ ही जब इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल में पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी भी पाई जाती है, जो गंभीर बीमारी होती है। ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये बीमारी शायद हो सकता है कि इसकी वजह से उन लड़कों में भी आई हो, जिन लोगों ने इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने और भी जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो अनमोल है उसका पिता है शरद गुप्ता। साल 2022 में कैंट थाने में एफआईआर भी दर्ज होती है, जेल भी जाता है, और जब लगातार यहाँ से बेल रिजेक्ट हो रही थी तब हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं, आखिरकार कोशिश करते हैं, जमानत मिल जाती है। उन्हें शायद सुधरना चाहिए था जेल में रहने के बाद, लेकिन बाप और बेटे दोनों कोई से भी नहीं सुधरते हैं। बाहर निकलने के बाद इस रूप को और बड़ा रूप कर लेते हैं। अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करे, कानून अगर अपने सख्ती से पेश आए तो अनमोल गुप्ता जैसे लोग कभी ना पनपें। और वो अपने बाद 15 लड़कों की जो उन्होंने जमात खड़ी कर दी थी, जो जाकर किसी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे, उन्हें नशे का आदी बनाते थे और उनके साथ गंदार घिनौना कृत्य कराते थे। क्या ये चैन टूट जाएगी या कोई भी दाव पेच खेल कर कानून का अनमोल गुप्ता जैसे बदमाश लोग बाहर निकल के फिर से वही काम करेंगे? ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से एक बेटी के साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक हुआ है। हालांकि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय दौरे पर जब आए थे 50वें दौरे पर बनारस में, तब 3 बड़े ऑफिसरों से सवाल कर लिया था कि उस बेटी की तबीयत कैसी है, उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था। तब जाकर लगता है कि ऑफिसर्स की नींद भी टूट जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल बड़ी प्रमुखता के साथ होने लगती है। हो सकता है कि अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इस बिटिया को न्याय मिल जाए और 546 जो बेटियां हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए भी कहा गया कि आप आएंगे स्वेच्छा से, जिसके साथ कोई गलत हुआ है वो आकर हमें बताए। लेकिन लोक लाज के चलते कौन सामने आएगा, कौन अपनी इज्जत रुसवा करेगा, ये तो खैर आप सब जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और कानून से ये अपील करनी है कि ऐसे भेड़ियों का अंत कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा कम से कम घिनौना गंदा कृत्य तो ना होगा। जाते जाते असम के रहने वाले हैं दिलवर हुसैन, उनकी बेटी है नाजिमा अख्तर। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की नाजिमा अख्तर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सैयद हामिद अली हैं, रज़िया खान, रेशमा मेहरा, डॉक्टर विष्णुकांत, राजेश, उनकी पत्नी है रीता जो मध्य प्रदेश के रहने वाले, मोहम्मद ताविश, मास्टर शरीफ, संगीता कुशवाहा, अंशुल लोधी, अमर सिंह, हेमंत सिंह, राजाराम गुज्जर, चंदन चौहान, कुंदन यादव, सुमित गुप्ता, चमन कुमार, आनंद कुमार रायबरेली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।